नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आज हम पोलराइजेशन और पोटेंशियल की स्टडी करेंगे, ध्रुवण और अधिवोल्टता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें पोलराइजेशन या ध्रुवण क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे दूर करते हैं। अगर हम अम्लीय जल का जल अपघटन कराएं, इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, जैसे हम H2SO जल जो है उसमें थोड़ा सा हम H2SO4 मिलाएं और इस विलयन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, विद्युत अपघटन करें विद्युत अपघटनी सेल में, तो क्या रिएक्शन होगी। H2SO4 जो है उसका आयनन होगा 2H+ और सल्फेट आयन SO4 आयन में। ये सल्फेट आयन जल से अभिक्रिया करके उन्हें H2SO4 बना लेता है और ऑक्साइड आयन मुक्त करता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया में जो विलयन में H आयन और ऑक्साइड आयन मुक्त होते हैं। H आयन जो है वो कैथोड पर आते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अतः इलेक्ट्रोलिसिस सेल में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह से विलयन के जो ऑक्साइड आयन है वो एनोड की ओर जाते हैं और एनोड पे इलेक्ट्रॉन मुक्त करके ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं कि जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसमें विलयन के बाहर यानी विलयन के बाहर जो है धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, जबकि विलयन में धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो धारा जो है वो हम जानते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या होगा, E/R, यानी R जो है विलयन का प्रतिरोध है और E जो है सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का विभव है। अब यदि हम इस इलेक्ट्रोलिसिस सेल में जो सेल है इसको हटाकर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर लगाने पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यह जो धारा प्रवाहित होगी वो विद्युत अपघटनी शेल की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। अब धारा का प्रवाह क्यों होता है, विद्युत अपघटन के कारण जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पर अवशोषित हो जाती है। अब हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 के रूप में अवशोषित होगी और यह जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसकी तरह काम करने लगेंगे, गैस इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करने लगते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसमें जो विभव होगा उसे हम पश्च विभव या बैक EMF कहते हैं। तो बैक EMF की जो प्रक्रिया है, उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो पोलराइजेशन कहलाती है। तो हम पोलराइजेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत अपघटन के कारण इलेक्ट्रोड पर जो उत्पाद बनते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये विद्युत अपघटन के कारण जो उत्पाद बने ये उत्पाद इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषण के कारण जो पश्च EMF बनता है, यह पश्च EMF बनने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन के उत्पादों के द्वारा उत्पन्न इस EMF को, जो EMF उत्पन्न हुआ उसको हम बैक EMF या पश्च EMF कहते हैं। यह पश्च EMF सेल पर लगाए गए बाएं या एक्सटर्नल EMF के विपरीत होता है। यानी सेल पर हमने देखा ये सेल है तो इस पर हम एक्सटर्नल EMF लगा रहे हैं। एक्सटर्नल EMF लगाने के कारण इस पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा, यानी इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनने के कारण अब ये इलेक्ट्रोड भी गैस इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेंगे, जिससे ये इन पर भी एक विभव उत्पन्न होगा जो एक्सटर्नल EMF बाह्य स्रोत के EMF के विपरीत होगा। तो जो विपरीत होगा उसका विरोध करेगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह कम होने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि I इक्वल टू हमारा क्या होगा, जो हमारा EMF है, एक्चुअल EMF जो हमारा होगा वो
कम होगा थोड़ा, यानी ई माइनस ई है यहाँ, स्मॉल ई जो है हमारा क्या होगा, बैक ईएमएफ या पश्च ईएमएफ है। तो आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, आई प्रवाहित धारा जो होगी ई माइनस स्मॉल ई अपॉन आर होगी, यानी धारा की मात्रा कम होगी। तो पश्चिम ईएमएफ के कारण धारा का प्रवाह कम होने लगता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेके हम घरों में जो टॉर्च काम में लेते हैं, उसमें अगर हम सेल लगाते हैं तो प्रारंभ में तो टॉर्च की रोशनी तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो टॉर्च है उसकी रोशनी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस सेल जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं टॉर्च में, उसमें पोलराइजेशन के कारण होता है। पोलराइजेशन होने के कारण विद्युत धारा की मात्रा कम प्राप्त होती है, विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। इस कारण से टॉर्च की रोशनी कम होती जाती है। अब हम देखिए जो पश्च ईएमएफ बढ़ते हुए समय पर एक हम देखिए कि पश्च जो है पोलराइजेशन, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, बैक ईएमएफ जो है पश्च ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। एक पोजीशन ऐसी आती है जब पश्च ईएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है। यदि सेल पर हम एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ा दें, यानी हम क्या कर दें, एक्सटर्नल ईएमएफ को बैक ईएमएफ से अधिक कर दें, तो क्या होगा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो है पुनः प्रारंभ हो जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यह जो है विभव हमारा डिकम्पोजिशन ईएमएफ या विघटन विभव कहलाता है। तो हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल या विघटन विभव को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? वह न्यूनतम विभव जो उस न्यूनतम विभव को विघटन विभव या डिकम्पोजिशन पोटेंशियल कहते हैं, जिस पर ध्रुवण से उत्पन्न बैक ईएमएफ निष्प्रभावी हो जाता है, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल कहलाता है। अब हम पोलराइजेशन को देखें तो पोलराइजेशन दो तरह का होता है। प्रोडक्ट पोलराइजेशन दो तरह का होगा, प्रोडक्ट पोलराइजेशन और कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। प्रोडक्ट पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मान लो हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल को हम सेल से जोड़ते हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस होने के कारण जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर चारों ओर से अवशोषित हो जाएगा, निक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण से पोलराइजेशन होगा और विद्युत धारा का प्रवाह कम होने लगता है। तो यह जो पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट पोलराइजेशन कहलाता है। दूसरी तरह का पोलराइजेशन हम लें कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो विलयन में जो आयन है, ये जो आयन है विलयन में उपस्थित आयन है, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आयन्स हैं उनकी सांद्रता कम होती जाती है। अब आयनों की सांद्रता कम होगी तो अब विद्युत धारा, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, आयनों के कारण। आयनों की सांद्रता कम होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होगा। इससे हम कंसंट्रेशन पोलराइजेशन कहते हैं। हाँ, मेथड ऑफ रिमूविंग पोलराइजेशन, ध्रुवण को हटाने के तरीके। इसमें हम सबसे पहले लें यांत्रिक विधि। जो इलेक्ट्रोड पर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट जो जमा हो जाते हैं, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस अधिशोषित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस जो अधिशोषित हो रही है उसको हम ब्रश से या अन्य युक्ति द्वारा बीच बीच में हटाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, जिससे पोलराइजेशन नहीं होता है। दूसरा मेथड हम लें विद्युत रासायनिक विधि, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इस विधि में हम सेल में ऐसे दो विलयन लेते हैं जिसमें निकलने वाली हाइड्रोजन जो है दूसरे विलयन के धातु आयन के संपर्क में आती है और धातु आयन के संपर्क में आकर ऐसी गैस प्रोड्यूस करती है जो ध्रुवण नहीं करे। तीसरे तरह की विधि है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक मिलाकर ध्रुवण को कम कर देते हैं। जैसे हम जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है जो कि ध्रुवण का कारण है, उसमें हम ऐसा प्रबल ऑक्सीकारक MnO2HNO3 मिला देते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होगा और ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से विक्रिया करके H2 में परिवर्तित हो जाती है।
जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस हट जाती है और पॉलराइजेशन रुक जाता है। नेक्स्ट ले हम अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। बैक ईएमएफ को रोकने के लिए विद्युत अपघटनी सेल में हम अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। यानी हमने देखा कि ई जो है एक्सटर्नल जो है हमारा क्या है पोटेंशियल है, और स्मॉल ई हमारा क्या है बैक ईएमएफ है। जब एक्सटर्नल ईएमएफ और बैक ईएमएफ बराबर हो जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब हम विद्युत धारा को प्रवाह वापस होने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होने कंटिन्यूस हो, इसको होने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का मान, एक्सटर्नल विभव का मान बढ़ा देते हैं। तो जो हम विद्युत अपघटनी सेल में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल ईएमएफ हम लगा रहे हैं, वो हमारा क्या है, इस अतिरिक्त विभव को हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। यानी हम जो पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, उसका मान ई से बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो जो थोड़ा सा बढ़ाया, जो अतिरिक्त पोटेंशियल लगाया, वो अतिरिक्त पोटेंशियल हमारा ओवर पोटेंशियल या अतिरिक्त विभव या हम ओवर वोल्टेज कहते हैं। जैसे हम देखें एग्जांपल से, लेड जो है, लेड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है -0.12 वोल्ट है। यानी 0.12 वोल्ट पर लेड जो है वो क्या करेगा, विद्युत अपघटन करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है 1.2 वोल्ट पर। यानी हम 1.12 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्ट लगाएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के स्थान पर लेड एकत्रित हो जाता है। अब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने के लिए हम सैद्धांतिक मान से अधिक वोल्टेज लगाना पड़ता है। जैसे हम जो सैद्धांतिक मान है वो हमारा -1.2 वोल्ट है। यानी -1.2 वोल्ट पर हमें इतना अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी लेड इलेक्ट्रोड्स पर। परंतु ऐसा नहीं होता है, हम सैद्धांतिक मान से थोड़ा अधिक हमें यानी 1.7 वोल्ट लगाना पड़ता है, जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो यह जो 0.12 से अधिक 0.17 वोल्ट लगाया, तो 0.12 से और 0.17 के डिफरेंस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज कहलाता है। तो हम अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जिस वोल्टता पर कोई गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तविकता में मुक्त होती है और जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए, उसके अंतर को हम अधिवोल्टता कहते हैं। यानी वास्तविकता में तो 1.7 पर मुक्त होती है, जबकि 0.12 था, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा अधिवोल्टता कहलाता है। अब हाइड्रोजन अधिवोल्टता किसे कहते हैं, जिस वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है और जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था, उसके अंतर को हाइड्रोजन अधिवोल्टता कहते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस जिस वोल्ट पर, यानी एक नियत वोल्ट जो है उस पर मुक्त होनी चाहिए, लेकिन वो मुक्त होनी चाहिए, वो सैद्धांतिक मान होता है, लेकिन वास्तविकता में जिस वोल्टेज पर वह मुक्त होती है, उन दोनों का अंतर जो होगा वो हाइड्रोजन अधिवोल्टेज कहलाता है, ओवर वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट हम ले ऑक्सीजन अधिवोल्टता। एनोड पर जिस वोल्टता से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, वह जिस सैद्धांतिक मान पर मुक्त होनी चाहिए, उस अंतर को हम ऑक्सीजन अधिवोल्टता कहते हैं। तो यह हमारे पोलराइजेशन, ओवर पोटेंशियल, हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल और ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल थे। थैंक यू।